देखिए, आज जो आप लोग का चैप्टर जो है हिस्ट्री का, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, आज इस चैप्टर पर थोड़ा आप लोग विशेष ध्यान देंगे। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास को आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इनका एक इतिहास बन गया। सबसे पहले ये जानिए आप लोग कि मौर्य काल और गुप्त काल का इतिहास हम किससे जानते हैं, ठीक है, समझे ना। आखिर मौर्य काल और गुप्त काल का इतिहास का जो स्रोत मिला है हमें, वो किससे मिला है? मौर्य काल और गुप्त काल की जानकारी जो हमें प्राप्त होती है, ठीक है, समझे ना, वो किससे प्राप्त हुई है, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता भी है कि मौर्य काल और गुप्त काल, मौर्य काल और गुप्त काल का ऐतिहासिक स्रोत को लिखें। तो मौर्य काल और गुप्त काल का ऐतिहासिक स्रोत को लिखना इस तरह से। मौर्य काल का ऐतिहासिक स्रोत जानने के लिए हम लोग के पास क्या क्या स्रोत है? तो विष्णु पुराण पहला क्या है? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य काल का इतिहास के बारे में दिया गया है, ठीक है, समझे ना। यदि विष्णु पुराण आप लोग किताब पढ़े होंगे तो जानते होंगे, और नहीं तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, देखिएगा, उसमें दिया गया है। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वही कौटिल्य जिनका नाम क्या था? चाणक्य। उनका 3 नाम था, एक विष्णु शर्मा, कौटिल्य और चाणक्य। ध्यान देना आप लोग को, ठीक है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र में हमें मौर्य काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पहला आपका किससे मिलते हैं? विष्णु पुराण। दूसरा कौन है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री थे, इन्होंने इंडिका नाम का एक किताब लिखे थे, समझे ना। तो मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य काल का इतिहास के बारे में हमें सही से जानकारी मिलती है, ठीक है। चौथा विशाख दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, इसमें भी हमें मौर्य काल का इतिहास की जानकारी मिलती है, ठीक है। पांचवा है अशोक महान के अभिलेख। आज भी अशोक महान के अभिलेख बहुत सारे पत्थरों में लिखा गया है, बहुत सारे पत्थर में लिखा गया, उनके जितने सारे नियम कानून थे। तो इतिहासकार जो है इन सारे स्रोतों को खोज कर, है ना, और उनके जीवन वृत्तांत के बारे में लिखे हैं कि उनका शासन कैसा था, उनका प्रशासन कैसा था, वे किस प्रकार के राजा थे, है ना। ये सारे किताबों को इकट्ठा करके और जो वास्तविकता और सभी मिल बैठ के, है ना, और लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है, समझे ना। तो ये आपका क्या था? मौर्य काल का इतिहास जानने का स्रोत। फिर से समझ लीजिए, मौर्य काल का इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या है? विष्णु पुराण, पहला क्या है? विष्णु पुराण। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तीसरा है मेगास्थनीज का इंडिका। चौथा है विकास दत्त का नाटक मुद्रा राक्षस। पांचवा है अशोक महान के अभिलेख। और भी है, लेकिन 5 आप लोग जानकारी रखिए। उसके बाद है गुप्त काल का इतिहास जानने का स्रोत। गुप्त काल का इतिहास जानने का स्रोत श्रीगुप्त से लेकर समुद्रगुप्त जो है ना, ये तुम्हारा गुप्त काल का इतिहास जानने का स्रोत जो है वो कालिदास के रघुवंश एवं शूद्रक के मृक्ष कटिकम, इससे जानकारी मिलती है। वायु पुराण, ध्यान देना, मौर्य काल की जानकारी विष्णु पुराण से मिलते हैं और गुप्त काल की जानकारी किससे मिलते हैं? वायु पुराण से। तीसरा काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा संपादित जो लिखे उन्होंने किताब जो लिखी है मंजूश्री मूलकल्प, मंजूश्री मूलकल्प, उसमें भी गुप्त काल का इतिहास का जानकारी हमें मिलते हैं। चौथा देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, ये किताब लिखा जो गया है, समझे ना, इससे भी हमें जानकारी मिलती है। और एक प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इससे गुप्त काल की जानकारी का स्रोत मिलते हैं। फिर से ध्यान से देखेंगे आप लोग, गुप्त काल का इतिहास जानने का स्रोत क्या क्या है? कालिदास के
रघुवंश एवं शूद्रक मृक्ष कटिकम जो है किताब, उसमें हमें ये सारा जानकारी मिलती है। किसके बारे में? गुप्त काल का। किसका? गुप्त काल। क्योंकि गुप्त काल के चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 मंत्रियों में से, या तो बोल दो 9 रत्नों में से एक रत्न थे तुम्हारा कौन? कालिदास। कौन थे? कालिदास। तो मिलता है। दूसरा तुम्हारा वायु पुराण, वायु पुराण, इसमें भी जानकारी मिलती है। तीसरा तुम्हारा है काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा मंजूश्री कल्प, मूल कल्प में भी इसकी जानकारी मिलती है। चौथा देवी चंद्र गुप्तम से भी जानकारी मिलती है। और पांचवा तुम्हारा पर्याप्त प्रशस्ति से गुप्त कालीन इतिहास का जानकारी का स्रोत मिलते हैं। ये था स्रोत, है ना। अब इसमें जो हम लोग को पढ़ना है, मौर्य काल से लेकर गुप्त काल की राजनीतिक और आर्थिक इतिहास को हम लोग को जानना है, ठीक है, समझे। अब आप लोग ये जानिए कि मौर्य काल की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है, समझे। इसको जानने से पहले आप लोग को यह बता दें कि उस समय 16 महाजनपद थे, है ना। भारत में उस समय 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में जो सबसे बड़ा महाजनपद था उसका नाम मगध था। क्या था? मगध। और ये मगध के बारे में ही आप लोग को पूरा जानने का मौका मिल रहा है, ठीक है। मगध का सारा कुछ इसमें आप लोग पूरी तरह से इनको जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है, समझिए। मौर्य काल और गुप्त काल का शासन जो चला है वो मगध से ही चला है। कहां से चला है? ऐसा नहीं है कि और महाजनपद को उन्होंने नहीं जीता है, जीता है, ठीक है। मतलब 16 महाजनपद में से सबसे बड़ा महाजनपद था वो मगध था। 80,000 गांवों को मिला के एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना था। और इसके संस्थापक हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के द्वारा, ठीक है। अभी राज्य होते हैं ना, उस समय हर एक तरह से राज्य महाजन पद होते थे, हर जगह का एक महाजन होता था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पैसा वसूली करने का, टैक्स लेने का, ठीक है, जिसका जितना अधिकार है कि नहीं। तो वो 16 महाजन पद थे। और 16 महाजन पद में से काशी था, कौशल था, यंग था, मगध था, वज्र था, मल था, चेदी था, वत्सा, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, असमक, अवंती, कांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, समझे ना। अभी 28 राज्य है तो नाम याद है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है तो याद नाम है ना। उसी प्रकार से उस समय कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद में काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, कांधार और कंबोज, ये 16 महाजनपद थे। कितने महाजनपद थे? और 16 महाजनपद में सबसे जो बड़ा महाजनपद था वो मगध था। कौन था? और मगध का संस्थापक माना जाता है हर्यक वंश के राजा बिंबिसार को। हर्यक वंश के राजा किसको माना जाता है? बिंबिसार को। तो ये आप लोग उतार लिए। अब हम लोग आगे चले। डस्टर कहां? चलो बैठो। देखो तो अब इसमें 16 महाजनपद के बारे में आप लोगों को बता दिए कि कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वो कौन था? मगध था। मगध का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार। 21 वंश के राजा थे। एक नंबरिया क्वेश्चन आप लोग का आ सकता है, ठीक है, कि बिंबिसार किस वंश के शासक थे? तो हर्यक वंश के। किस वंश के राजा थे? हर्यक वंश के, ठीक है। तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। इन्होंने 544 ईस्वी पूर्व
पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक हर्यक वंश का शासन रहा। ठीक है, ध्यान देना, 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व हर्यक वंश का शासन रहा। कहा? मगध में। ठीक है, अब ये ना सोचना कि बिंबिसार ही 412 ईस्वी तक शासन किया, नहीं, 491 तक, 544 से 491 ईस्वी पूर्व तक कौन किए हैं? बिंबिसार। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा अजातशत्रु है, उदयीन है ना, वो सब शासन किए हैं। ठीक है, लेकिन हर्यक वंश का जो शासन है वो 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक चला है। ठीक है, समझे ना? तो क्या है, सोचो, 80,000 गांव को मिलाकर एक साम्राज्य को स्थापित करना। ठीक है, समझे ना? ये किसका काम था? बिंबिसार का। मात्र 15 साल की उम्र में वो राजगद्दी पे बैठा है। कितना साल की उम्र में? 15 साल की उम्र में राजगद्दी पे बैठा। ठीक है, समझे ना? और ये पहले मगध की राजधानी जो है ना, वो ग्रीवर्ज, फिर बाद में इन्होंने क्या कर दिया? राजगीर कर दिया। क्या कर दिया? वही राजगीर जहां घूमने के लिए तुम लोग जाते हो। ठीक है, समझे ना? तो ये किसका देना? राजगीर बिंबिसार का देन है। किसका देन है? बिंबिसार का देन है। ठीक है, अब देखो, लेकिन बिंबिसार का एक बड़ी गंदा आदत था। गंदा आदत बोलो या अच्छा आदत बोलो, ठीक है, लोभी टाइप में ज्यादा था वो। और जितने सारे राजा थे वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लोभी थे। ठीक है, समझे ना? ऐसा नहीं कि सिर्फ बिंबिसार ही थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और बात था जो बताएंगे अभी आप लोग को। ठीक है, ये क्या किया? अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कौशल राज के पुत्री कौशल देवी, कौशल है ना, कौशल राज के पुत्री कौशल देवी से विवाह कर लिया। अब सोचो, कौशल राज की पुत्री कौशल देवी से विवाह कर लिया तो दामाद बन गया। और 80,000 गांव को मिला के मगध एक बड़ा साम्राज्य भी स्थापित किया। मतलब इसके अधीन कौन आ गया? कौशल भी आ गया इसके अधीन, दामादे बन गया है ना। उसके बाद क्या किया? लक्षवी शासक चेतक की पुत्री चेलना से क्या किया? विवाह कर लिया। ठीक है, फिर साम्राज्य को बढ़ा लिया। मध्य देश की राजकुमारी खेमा से विवाह करके फिर साम्राज्य को बढ़ा लिया। इस तरह से इसका आदत हो गया था कि विवाह करो और साम्राज्य को क्या करो? बढ़ा लो, शादी करो। इस तरह से बहुत शादी किया। अब क्या हुआ? ये थोड़ा बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा होने के बाद इसका जो लत लगल था शादी करने का, दूल्हा बनने का जो इसका लत था वो कम हुआ नहीं था। अब इसका बेटा का नाम था अजातशत्रु। क्या नाम था? बेटा का शादी के लिए विवाह लगाता था और शादी यही कर लेता था। ठीक है, सब मतलब बेटा जवान हो गया, बेटा शादी करवे न कर रहा है, कहता था कि नहीं बेटा का रिश्ता लगाएंगे। देखता था कि लड़की सुंदर है, चलो बेटा नहीं हम ही शादी कर लेते, उसको मां बना देते हैं। ठीक है और यही किया ये। ठीक है, यही किया ये कि मतलब शादी इन्होंने बहुत की है। ठीक है, किस लिए? अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, हाँ, इसके पास एक प्रख्यात वेद थे जिसका नाम था हरगोविंद, है ना। वो एक बहुत बड़े वैद्य थे और एक वस्तुकार भी थे। ठीक है, समझे ना? ऐसा नहीं है कि इसके पास अच्छे लोगों की संगति नहीं थे, अच्छे। वही बाल गोविंद, हाँ, महागोविंद, महागोविंद है ना, महागोविंद जो थे। ठीक है, समझे ना? उसको वो भी नाम जो बोला गया है ना, वो भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझे ना? तो ये बहुत बड़े वेद थे, समझे ना। और इस प्रकार से इसका बेटा को गुस्सा चढ़ गया। अब मान लो बापे हर बार शादी कर ले, बेटा जवान हो रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ठीक है, समझे ना? अब क्या हुआ? बेटा गुस्सा हो गया और बाप की वही मार दिया। बाप को ही क्या किया? मार दिया। ठीक है, समझे ना? और मगध का राजा बन गया कौन? अजातशत्रु। क्या? अजातशत्रु। क्या समझ में आया बिंबिसार के बारे में? ये हुआ बिंबिसार का कहानी खत्म। अब शुरू करते हैं हम लोग